नमस्कार, आप सभी का विधि ई लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं जो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, सभी लोग आ जाओ। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, 30 मिनट का। उसके बाद फिर मैं 5:30 बजे से वही रेगुलर जो प्रैक्टिस है उसे कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो प्रत्येक परीक्षा के लिए काम का है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। गुड इवनिंग प्रीतम। ठीक है, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा और 5:30 बजे प्रैक्टिस होगी, तो मुझे 30 मिनट में ये ख़त्म करना है। ठीक है ना। हाँ, देखो आगे। तो आज हम जो पढ़ाएंगे उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आप यहाँ से ऐसे समझिए कि आपने एक विषय पढ़ा जिसका नाम था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अगर मनोविज्ञान को हम 2 भागों में विभाजित करें तो एक विज्ञान बनता है जिसका नाम बनता है मन और विज्ञान। ठीक है, यानी किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। उसी तरीके से अगर हम इसको प्रभावित करें, इसको बांटें 2 भागों में, विभाजित करें मनोसामाजिक को, तो इसको 2 भागों में अगर विभाजित करेंगे तो ये बनेगा मन प्लस समाज या सामाजिक। ठीक है, मन और सामाजिक। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एरिक होमबर्गर एरिक्सन। एरिक होमबर्गर एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति के मस्तिष्क पर, व्यक्ति के मानसिक विकास पर समाज का या सामाजिक परिवेश का या सामाजिक पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण व्यक्ति का जो विकास होता है उससे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वे उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया वो ये कहता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है वे समाज उसके व्यवहार को 2 तरीके से प्रभावित करते हैं, एक सकारात्मक रूप से और एक नकारात्मक रूप से। अगर समाज का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है तो व्यक्ति का विकास जो है वे आगे धनात्मक रूप से या एकदम सही तरीके से चलता है, और अगर समाज का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है तो क्या होता है कि व्यक्ति का विकास बाधित होता है। इसीलिए उन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, क्या सिद्धांत का नाम रखा? मनोसामाजिक सिद्धांत। यानी गुड इवनिंग मानसी। नाम क्या रखा उन्होंने कि मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर या व्यक्ति के मानसिक विकास पर समाज का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किसने किया? एरिक होमबर्गर एरिक्सन ने। ठीक है, तो आपसे जब भी कोई पूछता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है तो आप कहोगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वह इस बात की व्याख्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं और उस प्रभाव के क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है? एरिक होमबर्गर एरिक्सन, जिनको हम कहते हैं नव फ्रायडवादी। ठीक है, क्या कहते हैं? नव फ्रायडवादी। और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी बचपन और समाज, जो इन्होंने कब दी थी? 1963 में। ठीक है ना। और नव फ्रायडवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये बाद में जाकर पहुंच गए थे अमेरिका, फ्रायड के पास, और फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़ गए थे। तो फ्रायड की जो बेटी थी अन्ना फ्रायड, उनके साथ मिलकर इन्होंने नव फ्रायडवाद की स्थापना में सहयोग दिया। फ्रायड, एडलर, जुंग जो ये थे, तो एडलर, जुंग, अन्ना फ्रायड ये सभी नव फ्रायडवादी थे और आगे जाकर ये भी उससे जुड़े और इन्होंने जो सिद्धांत दिया जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का ही भाग कहते हैं, तो क्या नाम था उसका? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इन्होंने क्या किया, जीवन को 8 भागों में विभाजित किया। इन्होंने जीवन को 8 भागों में विभाजित किया था और उन्होंने बताया कि हमारा जो जीवन अवधि है इस पर 2 तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यानी ये 2 तरह से चलती है।
अगर समाज सकारात्मक या समाज के सदस्य या हमारे परिवार के सदस्य या हमारे आसपास का वातावरण हम पर अगर सकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं तो हमारा जीवन जो है वो सकारात्मक बनेगा। अगर हम पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं तो जीवन हमारा नकारात्मक बनेगा। सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, ठीक है, सबका स्वागत है। ये थ्योरी करा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। सबको गुड इवनिंग। सुनो, तो उन्होंने जीवन को 8 भागों में विभाजित किया। तो उन्होंने पहली जो अवस्था जीवन की बताई उसका नाम था विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फ्राइड कहते हैं कि जीवन के 2 भाग हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, या तो सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा, बीच का कोई काम नहीं बताया इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को माता पिता का 0 से 2 वर्ष के समय में उचित देखभाल और केयर और प्यार मिलता है, उन बालकों में जीवन भर के लिए विश्वास की भावना, और जिन बालकों को 0 से 2 वर्ष के दौरान किसी भी तरीके से प्यार, केयर या देखभाल नहीं मिलती, उनमें पूरे जीवन के लिए अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। राम राम भाई मयंक, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि जिन बालकों को माता पिता का उचित प्यार मिलता है उनके अंदर पूरे जीवन के प्रति एक होप या आशा विकसित हो जाती है, और जिनको ये नहीं मिलता उनमें अविश्वास या निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि पहली अवस्था क्या कहती है, तो पहली अवस्था कहती है कि जन्म से 2 वर्ष में जिनको प्यार, प्रेम, केयर मिलता है माता पिता का, उनमें विश्वास, और जिनको नहीं मिलता उनमें अविश्वास, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से कौन सा मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि 0 से 2 वर्ष में आशा का गुण विकसित होता है, ठीक है। पहली अवस्था क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं अगली अवस्था पर। अगली अवस्था कहती है स्वतंत्रता बनाम संदेह। स्वतंत्रता बनाम संदेह, यानी 2 से 4 वर्ष के दौरान जिन बालकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अगर वे कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के दौरान उनसे कोई तोड़फोड़ हो गई या टूट-फूट हो गई, उस पर आप उनको प्रताड़ित नहीं करते, उनके साथ मारपीट नहीं करते, तो उन बालकों में इच्छा शक्ति डेवलप होती है रिस्क लेने के प्रति। और अगर आप बालकों को रोक टोक करते हैं, स्वतंत्र नहीं छोड़ते, कोई भी बात वो कहते हैं तो उस पर दंडित करते हैं, उस पर आप उनके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव नहीं बताते, तो ऐसी कंडीशन में बालकों में शर्म और लज्जा का भाव विकसित हो जाता है, ठीक है। जैसे एक बच्चे से खिलौना टूट गया और आपने उस खिलौने के तोड़ने पर आपने उसको पीट दिया, दंडित किया, तो अगली बार वो खिलौने को खेलते समय या कोई भी कार्य करते समय वो हीनता आएगी उसके अंदर, किसी भी कार्य को उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाएगा जितना कि उसको करना चाहिए। लेकिन खिलौना तोड़ने पर आप उसको कहते हो कि सोचिए इसको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, या बच्चा किसी भी चीज को जानना चाहता है और आप उसको जानना, उस चीज को बताने के बजाय आप उस पर रोक टोक लगाएं, तो बालक में क्या आएगी, शर्म और लज्जा आएगी। लेकिन अगर आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक सीखने के मौके प्रदान करेंगे तो उसमें किसका विकास होगा, इच्छा शक्ति का, ठीक है। तो दूसरी अवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर क्या चीज विकसित होती है, इच्छा शक्ति विकसित होती है, ठीक है। 2 अवस्थाएं। पहली बात क्या है, अगर बच्चे में आशा का विकास होगा, कब होगा, जबकि आप उसकी केयर करोगे, और दूसरी बात है इच्छा शक्ति का विकास होगा, कब होगा, जबकि आप उसको स्वतंत्र छोड़ दोगे। यहां तक बात क्लियर है। तीसरी अवस्था पर चलते हैं। तीसरी अवस्था का नाम है पहल बनाम अप्रोध, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। पहल बनाम अपराध बोध या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। ये जो काल होता है कौन सा, पूर्व बाल्यावस्था का जो काल है, पूर्व बाल्यावस्था का जो काल होता है उसको क्या कहते हैं, पहल बनाम अपराध बोध, यानी 4 से 6 वर्ष। तो देखो सुनो, बच्चा
जब 4 से 6 वर्ष के काल में आता है या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान जब वो आता है, तो क्या होता है कि वो हर कार्य में अपनी भागीदारी करना चाहता है। जैसे कि इस काम को मैं कर लूंगा, ठीक है, मुझे करके देखने दो, लेकिन आप उसके काम पर रोक लगा दो, बोले नहीं तुम अभी छोटे हो, तुम अभी नहीं कर सकते हो, तो बालक में अपने प्रति एक अपराध बोध आ जाएगा कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई बच्चा किसी, जैसे उसने होमवर्क करना शुरू किया, आप बोले नहीं तुमसे नहीं होगा अकेले, मैं आपसे साथ करवाएंगे, तो क्या होगा, बच्चे को यह लगेगा नहीं मैं कैपेबल नहीं हूं। ठीक है ना, उसके अंदर जीवन के प्रति लक्ष्य नहीं बनेंगे। लक्ष्य कब बनेंगे, जब बालक को आप ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के मौके देंगे। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा उसको पहल करने के मौके देंगे, तब क्या बनेंगे, उसके उद्देश्य निर्धारित होंगे। ठीक है, तो तीसरी जो अवस्था है वो क्या कहती है, तीसरी अवस्था कहती है कि जब बालक में किसी कार्य को करने के प्रति जागरूकता आ रही है, जब बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो रहा है और आप उसको रोकते नहीं हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर उद्देश्यों का विकास होता है, जीवन के प्रति वो लक्ष्य निर्धारित करता है, जहां जहां गलतियां होती हैं उनसे सीखता है, और जहां गलतियां नहीं, जहां उसे सफलता मिली है उनको संगठित करता है और इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन अगर आप उसको रोक टोक करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, अपराध बोध आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी अवस्था में वो कहता है एरिक्सन कि जब बालक किसी कार्य को करने की पहल करे तो उसको करने दीजिए, जिससे कि भविष्य में वो उद्देश्यों का निर्माण कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला है परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, कौन सी अवस्था है, परिश्रम बनाम हीनता, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। देखो सुनो, जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है, ठीक है, अपने आप को समाज में समायोजित करता है, अपने आप को नई परिस्थितियों में समायोजित करने का प्रयास करता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो किसी भी कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है। वे अपने आप को समाज का सक्रिय सदस्य समझने लगता है। उसको लगता है कि अब लोग मुझको क्या करें, काम सौंपें, मुझको यह ना कहें तुम छोटे हो। अगर बच्चा किसी कार्य को करना चाह रहा है और आप उसको करने देने के बजाय क्या करें, आप उस पर रोक टोक लगाएं, तो उसको लगता है कि मैं दूसरों से कमजोर हूं, मैं इस कार्य को नहीं करता, मैं कैपेबल नहीं हूं, तो उसमें क्या आ जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी। लेकिन जब वे अपने काम को स्वयं करने लगेगा, जब उसमें आत्मनिर्भरता का विकास करने लगेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर आएगी अफोर्डेबिलिटी, यानी सामर्थ्य का विकास होगा। एक लाइन की बात है, बड़ी सिंपल बात है कि जब बालक समाज में अपने आप को समायोजित करता है, नए संबंध स्थापित करता है, और जब बालक अपने काम को स्वयं करने का प्रयास कर रहा है और आप उसको करने नहीं देंगे, तो उसमें क्या होगा, हीनता की भावना विकसित हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। देखो एक बार में रिवीजन है। पहली अवस्था क्या कहती है कि जब माँ का प्यार बच्चे को मिलता है तो उसमें विश्वास का भाव, नहीं मिलता तो अविश्वास का भाव। दूसरी बात कहती है कि जब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाता है और पर्यावरण के साथ स्वतंत्र अंतःक्रिया करने का मौका मिलता है, तो उसमें इच्छा शक्ति का विकास होता है, अगर नहीं होता तो उसमें हीनता का विकास होता है। तीसरी अवस्था कहती है कि जब बच्चा किसी कार्य को जानने की पहल करता है, किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरित होता है, हम उसको ये बात बताने के बजाय रोक देते हैं, तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। और चौथी अवस्था क्या कहती है कि जब बच्चा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा होता है और हम उसको ये एहसास करा दें कि नहीं तुम स्वयं नहीं कर सकते हो, तुम छोटे हो, तो उसमें किसका भाव विकसित होगा, हीनता का भाव, यानी इंफीरियोरिटी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी और सामर्थ्य विकसित नहीं होगी। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम पहचान बनाम भ्रांति, यानी ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट। यहीं से समझ जाइए किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष। अब सुनो, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह संघर्ष किसका है, विरोध किसका है, तूफान किसका है, पहचान का। किसका है, हम क्यों हैं,
हमारा रोल क्या है, ठीक है ना, हमारा रोल क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, ये सब क्या है, बहुत सारे तूफान चल रहे हैं। अगर सही व्यक्ति के दिशा निर्देशन में समाज द्वारा इनकी पहचान करा दी जाती है तो बालक में कर्तव्य परायणता यानी ड्यूटीफुलनेस आती है। और अगर इनकी पहचान नहीं कराई जाती तो उसमें भ्रांति बनी रहती है, उसकी भूमिका का द्वंद्व बना रहता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं जिससे कि समाज में समायोजित हो जाऊं और घर वाले मुझके आत्मसम्मान दें, मेरे स्वाभिमान को समझें, मेरी महत्वाकांक्षाओं को समझें। ठीक है, तो किशोरावस्था क्या कहती है अवस्था कि जब बालक के अहम को या बालक के जीवन को एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उसको अपने लक्ष्य की पहचान हो जाती है, तो उसमें कर्तव्य परायणता का भाव, और जब लक्ष्य की पहचान नहीं होती तो उसमें भूमिका द्वंद्व आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगली अवस्था पर चलते हैं। अगली अवस्था कहती है घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब देखो सुनो, व्यक्ति किस में आ गया, 20 से 35 वर्ष में। किस में आ गया, 20 से 35 वर्ष में, यानी एक ऐसी अवस्था ठीक है, 20 से 35 वर्ष की जो अवस्था होती है, व्यक्ति क्या करता है, समाज में अब पूरी तरह से समायोजित हो चुका है। वो जिस समाज में रहता है वहाँ के लोगों से जुड़ता है, घनिष्ठता बनाता है, मित्र बनाता है, नए जीवन की शुरुआत करता है, रिश्ते बनाता है। ठीक है, ये एक सामाजिक परंपरा का सामान्य तरीका है। आप जैसे जैसे प्रौढ़ होते जाएंगे, युवक बनते चले जाएंगे, अपनी नए रिश्ते बनाएंगे, नया परिवार बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, उनके साथ घनिष्ठता रखेंगे। ठीक है, जो लोग इस सामाजिक परंपरा में सफल होते हैं उनके अंदर लवेबल फीलिंग या प्यार विकसित होता है। जो रिश्ते नहीं बना पाते, जो समाज से घनिष्ठता नहीं बना पाते, जो समाज से मित्रता नहीं कर पाते, या जो किसी भी तरीके से लोगों से नहीं जुड़ पाते, उनके अंदर भाव किसका आता है, अलगाव का भाग आता है। किसका आता है, आइसोलेशन का आता है। ठीक है, जो लोग किसी भी तरीके से अपने रिश्तों से, घनिष्ठता से वंचित रह जाते हैं, वे किससे जुड़, उनके अंदर क्या भाव आ जाता है, उनके अंदर आ जाता है किसका, आइसोलेशन का भाग। लेकिन जो लोग सामाजिक परंपराओं के अनुरूप रिश्तों में बंधते चले जाते हैं वे कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर कैसी भावना बढ़ती जाती है, प्यार भावना। क्या कहता है, इस अवस्था में व्यक्ति मित्र बनाना, परिवार बनाना, अपनों से घनिष्ठता चाहता है। अगर असफल होता है तो उसमें अलगाव के भाव विकसित हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, 5:30 पर प्रैक्टिस क्लास लगेगी, तैयार रहना। 5:30 पर प्रैक्टिस क्लास होगी, एकदम परफेक्टली मिलना मुझे। आगे आता है 6वीं जो अवस्था है, उत्पादकता बनाम स्थिरता। 7वीं अवस्था, उत्पादकता बनाम स्थिरता या निष्क्रियता, यानी जेनरेटिविटी या वर्सेज स्टैग्नेशन। जेनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। वयस्का अवस्था जो होती है 35 वर्ष से 60 वर्ष। अब देखो सुनो, 20 से 35 वर्ष में व्यक्ति समाज में समायोजित हो गया, रिश्ते बना लिए। अब वो अपने से आने वाली जो पीढ़ी है, अपने पीछे जो आने वाली पीढ़ी है, उसके बच्चे हों, उसकी पत्नी हो, या उसके जो भी आश्रित हों, उनके लिए उसके अंदर उत्पादकता के भाव आते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो मेरे सानिध्य में लोग हैं ना, ये खुश रहें। अगर इस कार्य को वो भली भांति कर पाता है तो उसके अंदर केयर और देखभाल के भाव, और अगर इस कार्य को वो नहीं कर पाता, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो कोई भी सृजन नहीं कर पाता, आगे आने वाली पीढ़ी, अपने से पीछे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए वो कोई भी उत्पादक कार्य नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या आती है, निष्क्रियता के भाव आने लगते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन के भाव आने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इस अवस्था में व्यक्ति भविष्य के लिए या अगली पीढ़ी के लिए उत्पादकता या सृजन प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं,
अगर वे इसमें असफल हो जाते हैं तो उनमें निष्क्रियता की भावना आ जाती है। ठीक है, क्या कहता है, क्या नाम था इसका, एरिक्सन कहता है कि जब व्यक्ति 35 वर्ष से 60 वर्ष के काल में होता है तो वो जो भी कार्य करता है वो अपने लिए नहीं, 35 वर्ष तक व्यक्ति अपनी शौक, अपना जो कुछ भी होता है वो कर चुका होता है। अब वो जो कुछ भी कर रहा होता है अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा होता है। जो भी सृजन कर रहा है, जो भी उसके अंदर उत्पादक भाव आ रहे हैं, वो किसके लिए कर रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर उसके इन कामों में वो सफल होता है, इन कामों को वो आसानी से कर पाता है तो जीवन सकारात्मक, और अगर नहीं कर पाता तो उसके भाव कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, 7वीं अवस्था यह कहती है। आगे आती है कौन सी, 8वीं अवस्था, यानी संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा जो होती है 60 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, तो एक बार में समझो, इस अवस्था में व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए कार्यों से संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर संतुष्टि का भाव आता है तो अहम संपूर्णता, और असंतुष्टि का भाव आता है तो निराशा का भाव उत्पन्न होता है। सुनो, जब व्यक्ति रिटायरमेंट पे होता है या 60 वर्ष के बाद होता है तो वो सोचता है क्या मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं संस्कार दे पाया, क्या मेरी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको मैं सेटल कर पाया, क्या मेरे जो बच्चे हैं शादी विवाह से सभी संपन्न हैं, क्या सभी मेरी पिछली जो पीढ़ी है जिसका उत्पादन मैंने किया, जिसको मैंने बनाया, क्या वो मुझसे और मेरे द्वारा किए गए उत्पादक कार्यों से संतुष्ट हैं। अगर इन भावों में वो संतुष्टि समझता है, अगर उसको लगता है कि हाँ जो मेरी जिम्मेदारियां थी उनका मैंने सही तरीके से क्या किया, पालन किया, तो क्या होगा, वो होगा संपूर्णता। और अगर उसने अपनी जिम्मेदारियों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया तो क्या होगा, निराशा। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं बार बार कि जब राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु शैया पे पड़े हुए रावण के पास भेजा तो बोला जाओ ये प्रकांड विद्वान है, इससे पूछ के आओ कि इसने जीवन का, इसके पूरे जीवन का सार क्या है। तो उन्होंने कहा कि रावण ने कहा कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, नहीं बना पाया। मैं चाहता था जीते जी मैं इतना वो कर लूं कि मैं कभी ना मरूं, नहीं कर पाया। तो जो वो कह रहा है ना, वो जो भाव आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, निराशा के भाव आ रहे हैं। जब व्यक्ति अपने पिछले जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता तो उसके मन में भाव किसके आते हैं, निराशा के आते हैं। और जब वो पिछले जीवन से संतुष्ट होता है तो कैसे भाव आते हैं, संपूर्णता के भाव आते हैं। तो ये हमारा क्या था, आज का फ्राइड का, उसका एरिक्सन का सिद्धांत था। और इस सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया कि जीवन को एरिक्सन ने 8 भागों में बांटा और उसने कहा कि हमारे जीवन पर सामाजिक माहौल का जो भी प्रभाव पड़ता है तो वो 2 प्रकार से पड़ता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगर सकारात्मक प्रभाव है तो जीवन खुशहाल होगा, अगर नकारात्मक प्रभाव है तो जीवन में दुख होंगे। ठीक है, जो नहीं जुड़े थे वो अब इसको वीडियो को देख लेना, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि 5:30 से दूसरी क्लास है। सर आज परेशान लग रहे हो, नहीं मयंक परेशान नहीं हूँ, ये मुझे 5:30 तक ख़त्म करना था, इसीलिए कमेंट मैंने किसी के देखे नहीं, 5:30 से प्रैक्टिस लगाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रीम का मैं एंड कर रहा हूँ 5:30 पे दोबारा से। अभी 5 बजे शुरू हुई थी थ्योरी की क्लास, 5:30 पे दोबारा से क्लास शुरू होगी। ठीक है, इस वाली का एंड हो रहा है, आप बने रहिए, अगली क्लास तुरंत शुरू होने वाली है। क्लियर ना? ठीक है, नमस्कार।